नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं ना, उनका नाम सुनील है। उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उनका जो घर था ना, गांव था ना, बिहार यूपी का एक तरह से बॉर्डर पर था। तो हुआ क्या था सुनील जी के साथ में, आइए चलते हैं उनकी इस कहानी में। लेकिन इस कहानी में जाने से पहले दोस्तों, मैं बता दूं कि जो मेरा नया चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ये जो नया चैनल है ना, राज की कहानियाँ के नाम से बनाया हूँ, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले नंबर पर है। हाँ, उसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, वो हाईवे 33 पॉडकास्ट के नाम से है, लेकिन जो मेन नाम है ना, राज की कहानियाँ, तो ज़रूर उस लिंक को आप क्लिक कीजिएगा और हमारे नए चैनल पर आप पहुंच जाएंगे। उन कहानियों का आप आनंद लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी, सुनील जी की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। ये घटना जब मेरे साथ में घटी थी ना, तो मेरी उम्र करीब 25 साल के आसपास रही होगी। मैं गांव में ही रहता था, 10वीं तक पढ़ा था। और मेरे जो पिताजी थे ना, गांव के सरपंच थे, और उनका एक तरह से गांव में बड़ा इज्जत भी था, बोलबाला भी था। लोग बाग बड़ा इज्जत देते थे। अब एक तरह से उनका रसूख भी था वहाँ पर। अब मैं उसी घर में पैदा लिया था, लेकिन मैं जब बड़ा हुआ ना, करीब 24 साल के आसपास का तब जब मैं हुआ था ना, तब मुझे कुछ ऐसी लत भी लग गई थी, नशे की लत। लेकिन ये सारे मैं छिप छिपा के करता था, कभी अपने घर के सामने जाहिर नहीं होने दिया। हमारी दोस्तों की मंडली, अब कभी कभी शनिवार की रात को, इतवार की रात को, हमारा जो ट्यूबवेल था खेत में, वहाँ पर हम ये सब काम करते थे। बहाना बनाते थे कि आज हम यहीं पर रुकेंगे, हमारे दोस्त लोग हैं, उसके साथ कोई ना कोई बहाना बना करके हम घर से चले जाते थे। अब फिर तो सारा रात अपना था, वहाँ पर धमा चौकड़ी और नशे की आदत तो थी ही। और ऐसे ही हमारा लाइफ चल रहा था। पैसे की, कोई चीज़ की हमारे घर में कमी तो थी नहीं। खेत बधार भी मेरा अच्छा खासा था और उपज भी काफ़ी होती थी। और हमारे घर जो खेत था ना, उसमें ट्यूबवेल था, तो सिंचाई का अच्छा प्रबंध था। अब उसमें हमने सब्जी लगा रखा था, सब्जी उगता था। अब उसका सब्जी का अब बेच देते थे बाजार में, अब चला जाता था, उससे भी कुछ फायदा होता था। और रखवाली के लिए बस कभी पापा चले जाते थे, लेकिन रात को 11 बजे तक, 10 से 11 बजे तक, इसके बाद वो लौट आते थे। सारी रात हमारे खेत में वो रुकते नहीं थे। मैं जब बड़ा हुआ ना, तो इसका मतलब पूछा था कि पापा, ऐसा क्या होता है कि आप खेत में रखवाली करने जाते हो और फिर 10-11 बजे लौट आते हो? पापा, मैं जब छोटा था तो बताते नहीं थे। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो बड़ा होगा तब बताएंगे। लेकिन जब मैं 24 साल का हो चुका था ना, तब मैं ये सवाल पूछा भी था कि पापा, आप खेत में सारी रात क्यों नहीं रुकते हैं? आप चले आते हो तो देखो आवारा पशु हमारे खेत में घुस आते हैं, देखो अब फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। पापा मुझे समझाते कि देख बेटा, हमारे खेत के पास में एक बड़ा सा इमली का पेड़ है। पापा मुझे बता रहे थे, हाँ देख दूसरी साइड में शमशान भी है। मैंने बोला हाँ, तो क्या हुआ? तब वो कहने लगे, बेटा जब आधी रात होती है ना, तब वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देना शुरू होती है जो कि वहाँ होनी नहीं चाहिए। मैंने बोला उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पापा कहने लगे तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। मेरा कहने का मतलब, उस इमली के पेड़ के पास और शमशान से कोई ना कोई रिश्ता जरूर था। अब भूत प्रेत शमशान से निकलकर उस इमली के पेड़ के पास पहुंचते थे। मैं एक बार अपनी आंखों से देखा था, और तब मैं
रात को ज़्यादा देर तक रुकता नहीं था। ये सब आरंभ होता है रात को 12 बजे के आसपास। आइए 2-3 घंटा ये सब चलता रहता है। और उस बीच में कोई मनुष्य उनके बीच में आ जाए तो समझ लो उसका खेल खत्म है। तुमने देखा है ना कि जो भी खेत है यहाँ पर रात में कोई रुकता नहीं, सब 10-11 बजे तक अपने अपने घर लौट आते हैं, चाहे कोई भी नुकसान हो, कितना भी बड़ा नुकसान हो। अब जान है तो जान है ना बेटा। 24 साल का उम्र में अब इसका मतलब समझा था कि पापा रात में क्यों नहीं पूरी रात रखवाली करते थे। हमारा फसल नुकसान हो जाता था, लेकिन पापा कहते थे कि जान है तो जान है। लेकिन मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन करता ही नहीं था, ना इन चीज को मानता भी था। और हम तो अपने दोस्तों के साथ उसी ट्यूबवेल में, उसी खेत में अब हुल्लड़ मचाते थे, पार्टी करते थे। लेकिन हमने अब शनिवार इतवार को हफ्ते में, कभी महीने में पार्टी होती थी, हर रोज तो होती नहीं थी। लेकिन वो खास दिन कहीं सब होता था या कब होता था ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन हम इतना जानते थे कि ना भूत प्रेत होते नहीं हैं। अगर होते तो हम लोग सारी रात उस खेत में, ट्यूबवेल में रुकते थे, पार्टी करते थे तो जरूर दिखाई देते। और वहाँ से थोड़ी दूर पर ही वो पुराना इमली का पेड़ है, और बाएं साइड में थोड़ी दूर चल कर के शमशान भी है। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे दिखाई देती। चलो मान लिया मुझे नहीं दिखाई दिया, मेरे दोस्त भी थे, उनको तो दिखाई देता। लेकिन ऐसी कोई बात हमने नोट ही नहीं की, ना देखी। अब मैं इन चीज़ों पर यकीन करता भी नहीं था। खैर, मैं कहानी पर आता हूँ। जब मैं नशे की आदत में हो गया था ना, और धीरे धीरे करके ये बात मेरे पापा के कान में पहुंची। जब पहुंची ना तो मेरी तो क्लास लग चुकी थी, जम के क्लास लगी थी। ऐसी क्लास मैं जिंदगी भर याद रखता हूँ। और उसके बाद एक तरह से मैं घर छोड़ करके भाग गया था, पापा के डर से। इतना वो गुस्से थे, इतना नाराज थे। अब ना तो किसी का बात मान रहे थे, ना माँ का, ना बहन का, ना छोटे भाई का। जो भी उनके बीच में आता उसको एक तरह से क्लास उसकी भी लगाते थे कि तुम इसके बीच में नहीं पड़ोगे, ये आवारा बन चुका है। देखो आवारा दोस्तों के साथ में नशा का सेवन करता है। और हमारे घर में ऐसे लोग की जगह नहीं है। देखो हमारा रसूख, देखो हमारे लोग हमें इज्जत देते हैं, और हमारा बेटा ऐसा कुपुत निकलेगा। पापा बहुत नाराज थे, और मैं तो गुस्से से अब घर छोड़ दिया था। अगर मैं उस टाइम रुकता ज़्यादा देर तक तो कई बार मेरी सेवा भाव हो जाता, और वो मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं जब भागा ना घर से तब रात के करीब 9 बज रहा था। अब जब घर से बाहर निकला तो माँ मेरे पीछे पीछे आई, मुझे रोकने के लिए। अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अभी थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे। लेकिन मैं अपने पापा का गुस्सा जानता था, और जो उन्होंने मेरा सेवा भाव किया था मुझे ही पता था। अब मैं माँ को कह दिया कि आप जाओ घर में, मेरी चिंता छोड़ो, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। और इसके बाद मैं घर से निकल चुका था, गांव में, अब गांव से बाहर निकल चुका था। लेकिन मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? पापा घर में अब मैं जाता तो फिर वही सेवा भाव मुझे देने लगते। मैं अब सोच में पड़ गया था। अब मुझे ध्यान आया कि चलो ट्यूबवेल पे चलते हैं, ट्यूबवेल पर ही सारी रात आराम करेंगे। आज सुबह जब पापा का गुस्सा जब खत्म होगा तब मैं अपने घर लौट जाऊंगा। माँ से पूछूंगा कि पापा का मूड कैसा है। अगर माँ ने बोला तो सही है, नहीं तो एक आध दिन कहीं और गुजार लूंगा, क्योंकि मैं पापा के सामने पड़ना नहीं चाहता था। मैं उनका गुस्सा को अच्छी तरह से देख लिया था। खैर, अब खेत में पहुंचा ना, तब ट्यूबवेल का दरवाजा तो बंद था, ताला लगा हुआ था। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? अब रात को करीब 10 बज चुका था। सारे गांव में अब लोग 8 बजे तक सो जाते थे। पूरा ऐसे ही होता था गांव में। अब हमारे जो दोस्त वगैरह थे, अब तो कोई पार्टी वार्टी तो था नहीं हमारे यहाँ पर, तो किस लिए आएंगे? वो भी अपने घर में आराम कर रहे होंगे। अब मैं उस पार्टी का नतीजा भुगत रहा था। पैसा मेरा लगता था,
सामान मेरा लगता था, मेरे दोस्त मेरे साथ एंजॉय करते थे, लेकिन मार पड़ी मुझे। घर से भागा मैं, और अब मैं आधी रात के समय अब मैं अपने खेतों में अब खड़ा हूँ। ट्यूबवेल का दरवाज़ा जो रूम बना हुआ था वो भी बंद था। तो अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि चलो इसके छत पर ही आप जैसे तैसे रात काटी जाएगी, अब फिर सुबह में देखा जाएगा, जो होगा देख लेंगे। यही सोचकर मैं उस छत पर चढ़ गया था। मैं बड़ा मुश्किल से उस छत पर पहुंचा था। खैर हाइट ज़्यादा नहीं थी, थोड़ा सा मुझे मेहनत करना पड़ा, जुगाड़ लगाना पड़ा, और फिर मैं उस छत पर आ चुका था। चांदनी रात थी, पूरा चांद निकला हुआ था। मैं अब छत पर लेट गया था और दर्द भी हो रहा था। जो सेवा भाव पापा ने किए थे, अब उसका दर्द अब धीरे धीरे उभर भी रहा था, और ऐसा दर्द होने लगा ना कि बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। और मैं उस दर्द को अब करूं तो क्या करूं, बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। अब जैसे तैसे मैं करवट बदल रहा था, दर्द को अब छिपाने की कोशिश कर रहा था, कैसे भी मुझे नींद आ जाए। अब वही हुआ, अचानक मुझे नींद आ चुकी थी। जब नींद आई थी ना, तो आधी रात का वक्त था। अब ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। अब बिल्कुल शांत था, मौसम था। आसमान में चांदनी फैली हुई। अब मैं जब सो गया ना, तो मुझे होश नहीं था। अचानक मेरी जब आँख खुली ना, तो मैं कुछ शोर सुन रहा था, जैसे बहुत सारे लोग बात करते हुए, जिनमें औरतें भी हैं और कुछ पुरुष भी हैं, और शमशान के साइड से अब चल कर के आ रहे हैं। मैं जब नींद से जागा ना, तो मैं तो पहले नज़र में समझा कि ज़रूर कोई मर चुका होगा, और लोग बाग अब शमशान में लेके होंगे। और तभी मुझे अब थोड़ा आश्चर्य आ रही, आधी रात के कौन शमशान में जाता है भाई मुर्दा लेकर के? सूरज डूबने के बाद में कोई अंतिम क्रिया नहीं होती, इतना तो मुझे पता था। हाँ, मैं बिल्कुल अब उठ के बैठ गया था, उनको देखने लगा था। पास से ही वो रास्ता जाता था, और वो हमारी खेत के मुंडेर से जो रास्ता था शमशान से, वो उसी रास्ते से कई लोग आते हुए दिखाई दे रहे थे, जिनमें कुछ लड़कियां भी थीं, कुछ पुरुष भी थे, और सब कुछ आपस में बात करते हुए तेज तेज आवाज में चल रहे थे। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये लोग कौन हैं। जब मैं गिनती किया तो 3 लड़कियां और 3 लड़के। 3 लड़के नहीं बोल सकते, वो कोई अधेड़ था, कोई अलग अलग उम्र के सब थे उसमें। सबका नैन नक्श अलग अलग, किसी के लंबे बाल, किसी के छोटे बाल, कोई नाटे कद का, मतलब हर तरह के उसमें अब लोग थे। उसमें 3 लोग जो थे डिफरेंट टाइप के थे, और लड़कियां भी वैसी ही थी। सुंदर तो तीनों थी, लेकिन किसी का हाइट थोड़ा छोटा था, किसी की लंबाई थोड़ा ज़्यादा था, ऐसे ही तीनों थी। अब कपड़े जो थे ना, सबके सफ़ेद थे। सबसे बड़ी बात ये मुझे गजब की लगी थी कि सभी ने सफ़ेद कपड़ा धारण कर रहा था, और चांद की रोशनी में वो कपड़ा चमक रहा था। और वो लोग बात करते हुए तेज तेज अब उसी इमली के पेड़ की तरफ जाने लगे। मैं अभी तक कुछ समझ नहीं पाया था। मैं समझना चाहता था कि ये लोग शमशान से अब इकट्ठे कहाँ तक जा रहे हैं, शमशान में किस लिए गए थे आधी रात के वक्त में। मैं कुछ समझ नहीं पाया था। मैं देख रहा था उनको जाते हुए। हमारे खेत के ही मुंडेर से अब वो लोग चले जा रहे थे, और जहाँ पर इमली का पुराना पेड़ था ना, वहाँ पर जाकर के सब इकट्ठा हो गए। इमली के पेड़ के आसपास झुंड बना करके, गोलाई बना करके। जब उस जगह पर गए ना, तो मन में खटका सा हुआ। मेरे पिताजी बताए थे कि उस शमशान से कुछ आत्माएं, कुछ भूत प्रेत निकल करके इमली के पेड़ के पास में चले आते हैं। और वही बात मुझे याद आ गई थी। मैं तो पिताजी के बात पर कभी यकीन किया ही नहीं था। मैं तो जानता था कि पिताजी ऐसे ही कुछ बता रहे हैं, लेकिन जब मैं अपनी आंखों से सब कुछ देखा ना, तो अभी भी मेरा मन यकीन करने पर नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि लोग हैं, हाड़ मांस के बने हुए हैं,
भूत प्रेत नहीं है। हाँ, जैसे मैंने भूत प्रेत के बारे में सुना था ना, अब उनकी तो नैन नक्श अलग ही होते हैं, बड़े डरावने होते हैं। औरतें जो होती हैं, लड़कियां होती हैं, चुड़ैल होती हैं। लेकिन ये तो आम जैसे लड़कियां होती है वैसे उनका चेहरा था। जो लड़के भी थे वो भी आम लड़कों की तरह थे। अब मैं उनमें फर्क ही नहीं पा रहा था कि कहाँ से वो भूत प्रेत हो सकते हैं। लेकिन जब मैं उनको निगाहें लगा रखा था ना, वो इमली के पेड़ को एक तरह से चारों तरफ से गोल घेरा बना रखा था। कुछ आवाज निकाल रहे थे, सब के सब। अब कौन सी आवाज थी, क्या बोल रहे थे, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन इतना समझ रहा था कि जैसे कोई पूजा कर रहे हो या फिर कोई गीत गा रहे हो। वो आवाज मैं अपने कानों से सुन रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये भाषा कौन सी है, या फिर ये जो कर रहे हैं कोई कीर्तन है, या फिर ना जाने क्या है। बस मैं देखता जा रहा था, छत पर बैठा हुआ अपने खेत में, और सब उनका जो भी क्रियाकलाप था सब देख रहा था। अचानक वो इमली का पेड़ जोर जोर से, जैसे हवा तेज आया हो, हवा का अंधड़ आया हो, और उस अंधड़ से अब जैसे इमली का पेड़ हिलने लगा हो। जैसे इमली का पेड़ हिलने लगा ना, अब वो एक एक करके उस इमली के पेड़ के पीछे चले जाते थे। जो गया ना वो दोबारा दिखाई नहीं देता था। इसी तरह करते करते वो 6 लोग, जिनमें 3 पुरुष थे और 3 स्त्रियां थी, वो 6 के 6 इमली के पेड़ के पास चले गए थे। अब फिर वो कभी दोबारा मुझे दिखाई नहीं दिए। और कुछ देर तक तो वो पेड़ कांपता रहा, हिलता रहा, जैसे आंधी का तेज झोंका हुआ आया हुआ है। लेकिन आंधी का तेज झोंका आता तो हमारे खेत में भी असर होता, हमें भी महसूस होता कि हाँ भाई तेज आंधी आई हुई है। लेकिन वो आंधी बस उस पेड़ को लग रही थी। और फिर वो लोग पेड़ के पीछे जाकर के गायब हो गए ना, तो वो पेड़ बिल्कुल शांत खड़ा हो गया। सही मायने में वो चीज देखा ना, तो मैं कुछ समझ नहीं पाया था कि सब क्या हुआ है। ये 6 के 6 लोग जो पेड़ के पीछे गए अब दोबारा नहीं दिखाई दे रहे। ये लोग कहाँ चले गए? लेकिन पिताजी की बात याद आ रही थी कि देख बेटा, उस शमशान से और उस पुरानी इमली के पेड़ से कोई ना कोई संबंध जरूर है। और वहाँ पर ये सब कब होता है ये तो मालूम नहीं, लेकिन मैं अपनी नज़र से एक बार जरूर देखा हूँ। और तब मैं डर करके अपने खेत से भाग गया था। और ऐसा ही सब आसपास के जो खेत हैं जिनके, वो भी करते हैं। रात में कोई रखवाली करने के लिए अब रुकता नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए। तो ये सब यही चक्कर था। लेकिन ये कहीं से भी कोई शैतान तो दिख नहीं रहे थे, आम इंसान की तरह थे। लेकिन मैं अब जानना चाहता था कि आखिर उस पेड़ के पीछे कोई रास्ता है क्या, कि पेड़ के पीछे जा कर के और वो सारे के सारे लोग गायब हो गए। बड़ा अजीब समस्या था मेरे लिए। मैं उस पहेली को हल नहीं कर पा रहा था, लेकिन हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि रात के टाइम उस जगह पर जाऊं, देखूं कि क्या वो लोग कहाँ से, किस रास्ते से गए हैं, क्या वास्तव में वहां पर कोई रास्ता खुला हुआ क्या उस पेड़ के अंदर में। जब सुबह हो गई ना, इसके बाद तो मुझे नींद नहीं आई थी। मैं बस बैठा का बैठा रहा, कभी शमशान का साइड देखता था और कभी इमली के पेड़ के पास में। लेकिन ऐसा दोबारा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल शांति छा गई थी। जब सुबह हो गई ना, तब मैं छत से उतरा था और मैं उस पेड़ के पास पहुंच गया, इमली के पेड़ के पास में पीछे पहुंच गया जहां जाकर के लोग गायब हो जाते थे। अब मैं उस जगह पर पहुंचा ना पीछे में, तो ऐसा कोई रास्ता था ही नहीं। तो आखिर वो लोग कहाँ चले गए? जरूर उस शमशान से इस इमली का पेड़ का कोई संबंध है क्या, जैसे मेरे पिता ने बताया था। लेकिन मैं डरा नहीं, मैं इन चीज़ों को यकीन भी नहीं करता था। लेकिन रात में मुझे जरूर थोड़ा डर लगा था। लेकिन अब सूरज निकल चुका था, सुबह हो चुकी थी, तो मैं ठोक बजा करके उस जगह पर देखने लगा कि कहीं गुप्त रास्ता तो नहीं है, कोई सुरंग तो नहीं बना हुआ है कि लोग वहां जाकर के गायब हो गए। मेरी आंखों के सामने सब हुआ था। मैं किसी कहे पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब अपनी आंखों से देखा ना, तब मैं
अब कुछ इस पहेली को समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो लोग कौन थे और इस इमली के पेड़ के नीचे जा करके कहाँ चले गए। मैं जब पूरा पेड़ का मुआयना कर लिया, आसपास भी देख लिया कि ऐसी कोई जगह तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं थी। वास्तव में मैं उस पहेली को हल करना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि वो लोग कौन हैं और श्मशान से चल कर के सीधा इमली के पेड़ के नीचे कैसे चले गए। क्या उनका वहाँ पर कोई घर बार है क्या? अब घर भी तो नहीं जा सकता था। पिताजी नाराज थे। अब सब कुछ उनको जानकारी हो चुकी कि मैं खेत में पार्टी भी करता हूँ, नशा करता हूँ। अब खेत में नहीं, जहाँ मेरे दोस्त कहते थे ना कि आज हमारे अड्डे पे चलो, तो हम वहाँ भी चले जाते थे। जरूरी नहीं कि हमारे खेत में ही हमेशा होता था। शनिवार इतवार को ये सब हम प्रोग्राम रखते थे और अपने दोस्तों के यहाँ भी और अपने खेत में भी कभी कभी। खैर, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी गांव जाने की, तो मैं दोबारा अपने ट्यूबवेल के पास पहुंच गया था। काफ़ी देर में बैठा रहा। अब इसके बाद मेरा छोटा भाई आता हुआ दिखाई दिया। जब वह पास में आया ना, तब धीरे से बोला, भैया माँ बुला रही है, चलो। तब मैंने पूछा कि पिताजी नाराज हैं क्या अभी भी? बोले हाँ, अभी भी नाराज हैं। भैया तुमने ऐसे काम ही किए हो, तुम्हें क्या जरूरत थी आवारा दोस्तों के साथ में दारू पीने की? छोटा भाई मुझे समझा रहा था। अब मैं उसकी बात को सुन रहा था। तब मैं कहने लगा, भाई देख, मुझसे तो गलती तो हो गई है, अब ऐसा दोबारा गलती मैं कभी नहीं करूँगा। लेकिन पिताजी का गुस्सा ठंडा हो तब ना। मेरा छोटा भाई कहने लगा कि देख, माँ बुलाई है, चलो घर पर। अब माँ जब बुलाई है तो कुछ मतलब तो होगा। शायद वो पिताजी को समझा चुकी होगी कि चलो बच्चा है, पहली गलती है, अब माफ़ कर दो। यही सोचकर मैं अपने छोटे भाई के साथ चल पड़ा था। मैं जब घर में पहुंचा ना, तो पिताजी कहीं निकल चुके थे। माँ अब मुझ पर नाराज हो रही थी और कहने लगी डांट करके, तू ये सब क्या कर रहा था? तू आवारा दोस्तों के साथ में अब दारू पीता है? इतना बड़ा तो हो चुका है, पिता का इज्जत का प्रतिष्ठा का तेरे को ध्यान नहीं है। ऐसा गलती कभी मत करना। मैं तेरे पिता से बात करी हूँ, लेकिन अभी भी उनका गुस्सा अब थोड़ा बहुत है, अभी उनके सामने मत आना। चल नाश्ता वास्ता कर ले। अब माँ का जो फर्ज है माँ कर रही थी। कहने लगी कि बस दोपहर में आ जाएंगे, उससे पहले अब तू निकल जाना, उनके सामने अभी मत पड़ना। एक आध दिन जरूर लगेगा उनका गुस्सा ठंडा होने में, और तुझे बहुत प्यार करते हैं, वो तुझे खुद ढूंढेंगे, मेरे से पूछेंगे कि वो घर आया था कि नहीं आया था, और तब मैं भी मना कर दूंगी, और तब देखना कैसे तेरे को ढूंढते हैं। माँ ने जो आइडिया दिया था ना, बड़ा गजब का था। और माँ तो हमारी ऐसे ही थी। नाश्ता पानी करके भरपेट, अब पेट भर चुका था, और कुछ पैसे भी माँ ने मुझे दे दिए थे कि बेटा बाहर में कुछ खाते पीते रहना, भूखे मत रहना। माँ तो ऐसी ही होती है ना। इसके बाद दोपहर होने से पहले मैं अपने घर से निकल चुका था। मैं उन्हीं आवारा दोस्तों के पास पहुंच चुका था। रात वाला किस्सा मैं सब कुछ अपने दोस्तों से बताया, सब कुछ शेयर किया, लेकिन सारे दोस्त कह रहे थे, अरे यार तेरे खेत पर तो हम कई बार पार्टी किए हैं, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। उनकी बात अपनी जगह पर सही थी, क्योंकि उनमें मैं भी शामिल था। अगर ऐसी बात होती तो मुझे भी नजर आती, लेकिन विश्वास नहीं कर रहे थे, कोई भी नहीं कर रहे थे। खैर, मुझे तो समय काटना था उनके साथ में, और वही मैं समय काट रहा था। अब इसके बाद जब शाम होने लगी, 7-8 बज गए रात का, तब वो अब अपना घर चले जाने लगे। मैं अब अकेला पड़ गया था। खाना पीना तो मैं खा चुका था, बस आज भी मैं उस रूम का चाबी लेना भूल गया था। मुझे चाबी ले लेना चाहिए था, अब मैं चाबी याद ही नहीं आया। फिर मैं अपने खेत में पहुंच गया था, और उसी तरह जुगाड़ लगा करके मैं छत पर पहुंच गया था। अब मुझे सोना ही था और क्या करना था। इसके बाद सारी रात, या तो मैं कहूं कि मैं जागता ही रहा तो गलत होगा, हाँ आधी रात तक मैं जागता रहा था। जब वो समय आ चुका था, आज भी चांद की रोशनी काफ़ी चमक रही थी, लेकिन वो जो समय आया ना, तो मैं
अब उठ करके बैठ चुका था, क्योंकि मुझे पता था कि कल वाला समय अब आ चुका है। लेकिन मैं अब बहुत देर तक उन चीज़ को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा चीज़ हुआ नहीं। ना तो कोई स्मशान से कोई आता हुआ दिखाई दिया, ना इमली का पेड़ कोई हिल रहा था। सब कुछ शांत था माहौल वहाँ पर। और इस तरह करते करते मैं कभी कभी सो भी जाता था और कभी जाग भी जाता था। लेकिन जब सुबह हो गई ना, तो ऐसा चीज़ मुझे दिखाई नहीं पड़ा। मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि चलो मान लिया अगर वो भूत प्रेत होते हैं जैसे पिताजी कहे हैं, तो उनका तो रोज का काम होगा। कभी शमशान से इमली के पेड़ में आते होंगे और कभी इमली के पेड़ से हो सकता है शमशान में जाते हों। जब आए हैं तो जाना भी तो पड़ता होगा। लेकिन आज बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। मैं तीसरा रात भी अब वहीं पर बिताया था, लेकिन तीसरा रात भी मुझे कुछ नहीं दिखाई नहीं दिया। जो चीज़ मैं पहली रात को, अब रोज का वही मेरा नियम था। सुबह होते ही अब मैं अपने घर पहुंच जाता था, लेकिन घर के अंदर नहीं जाता था। बाहर गली में खड़ा होकर के इंतजार करता था छुप करके। मेरा भाई आता था। अब भाई मुझे जब ग्रीन सिग्नल देता था कि हाँ पापा घर में नहीं है, कहीं चले गए हैं, और तब मैं अपने घर पहुंचता था। अब मेरे पास में ट्यूबवेल रूम की चाबी भी मिल चुकी थी। अब पैसे कौड़ी भी माँ ने दे दिया था कि बेटा भूखे पेट मत रहना, जरूर बाजार से लेके कुछ खाते पीते रहना। अभी भी तेरा पापा का गुस्सा अब थमा नहीं है, अभी वो गुस्से में है। और ये गुस्सा उनका कब खत्म होगा मैं भी नहीं बता सकती। जब भी तुम्हारे बारे में बात करती हूँ तो मुझ पर भड़क जाते हैं और कहने लगते नहीं नहीं, उसको अब घर में एंट्री नहीं देना है, वो आवारा हो चुका है। मैं उसका बहुत सारा कंप्लेंट अब जान चुका हूँ। जितने भी लोग हैं सब मुझे अब उसका धीरे धीरे बात बता रहे हैं। वो तो पूरा का पूरा शराबी हो चुका है। पापा का कहना एक तरह से उचित था, सही था। ऐसे ही तो मैं बन चुका था। मैं बगैर नशे के अब रात में रह नहीं पाता था, और नशे की जो लत थी ना वो छूट नहीं रही थी। अब मैं आज जब शाम हुई थी ना, तो मैं अपने दोस्तों के पास में था। आज भी मैंने नशा किया हुआ था। अब मैं अपने दोस्तों से कह रहा था कि तुम लोग भी चलो, वहीं पर रात गुजारते हैं। लेकिन उन लोगों लड़कों ने मना कर दिया कि नहीं भाई, आज नहीं, फिर कभी। तुम्हारे पापा ने अगर जान लेंगे तो हमें भी छोड़ेंगे नहीं। शायद वो लड़के डरे हुए थे मेरे से, इसीलिए अपने पीछा छुड़ा रहे थे। अब उनका डरना अपनी जगह पर उचित भी था। अब फिर मैं अब क्या करूं, सीधा अपने खेत में। कब तक ऐसा चलेगा मुझे भी पता नहीं था। और उस रात को मैं ट्यूबवेल के रूम में अब जरूर अंदर गया था, अब आराम करने के लिए। लेकिन वहाँ मच्छर वगैरह ज़्यादा थे और मच्छर अब काट रहे थे, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब फिर मैं वही जुगाड़ लगा करके छत के ऊपर चढ़ गया था। अब वो बाहर में हवा भी चल रही थी, अब मच्छर भी नहीं लग पा रहे थे हवा में। मौसम भी बहुत बढ़िया था, गर्मी का मौसम, लेकिन हवा चल रही थी। हवा से मुझे अच्छा लग रहा था। अब मैं आज थोड़ा नशे में भी था, कुछ पी रखा था, दारू का पौवा। मैं बिल्कुल डर नहीं रहा था, डरता तो मैं था ही नहीं। वही टाइम हुआ। अब तो मैं सोच लिया था कि वो तो एक बार बात हो गई, ख़त्म हो गई, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आज जैसे ही वो टाइम आया ना, मैं अब छत पर आराम कर रहा था। नींद की झपकी अब मुझे आ रही थी, और तभी वही वाला शोर मुझे सुनाई पड़ा। अब वास्तव में वही चीज़ मैं दोबारा देख रहा हूँ। मतलब वो 6 लोग, जिसमें 3 औरतें और 3 पुरुष, वही श्मशान से बात करते हुए एक तरह से चले आ रहे हैं। वही इमली के पेड़ के पास जैसे पहुँचते हैं, अब पूरा गोलाई में हो जाते हैं। फिर वही गाना या मंत्र, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था। मैं भाषा भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या गा रहे हैं। जोर जोर से गाने लगते हैं, और फिर हवा का तेज झोंका जैसे चल रहा हो, इमली का पेड़ हिलने लगा। फिर एक एक करके वो पीछे चलते गए, और सब के सब गायब हो चुके थे।
वास्तव में मैं दोबारा उस चीज़ को देखा ना, तब मुझे लगा कि ज़रूर यहाँ कोई ना कोई चक्कर है। पापा का कहना ठीक है, वास्तव में ये लोग कहीं भूत प्रेत तो नहीं है, तभी तो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन रात के टाइम में मैं उस जगह पर नहीं गया। अब सुबह होने के बाद दोबारा उस पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन पेड़ जैसा था वैसा ही था। आसपास में कोई रास्ता था नहीं कि वो लोग कहीं अब गायब हो गए हों, कहीं सुरंग में घुस गए हों, ऐसा कुछ भी नहीं था। तब मैं अपने दोस्तों के पास में गया, इस बात को फिर दोबारा बताया कि मैंने आज भी देखा है। उनमें से एक सियाना दोस्त था जो मुझे कई तरह के ज्ञान की बातें बताता भी था, और जब वो नशे में होता था ना तो और ज़्यादा ही कुछ बताता था। हम लोग नशे में थे। और फिर जब हमने बात छेड़ा ना तो वही ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी दोस्त मुझे बताने लगा कि अरे ये ऐसा तो मैं सुना हूँ कि ये कोई अप्सराएं होती हैं, कोई याचनी होती हैं, और कोई ऐसे ही लड़कियाँ होती हैं, और उनके साथ में जो पुरुष दिखाई देते हैं ना उनके बॉडीगार्ड होते हैं। अगर वो लड़कियां किसी पर मेहरबान हो जाए ना तो उसको एक तरह से अमीर बना सकती है, बहुत धनवान बना सकती है, अगर वो लड़की किसी लड़के पर मेहरबान हो जाए। हाँ, ऐसा मैं सुना हूँ कि कोई सुंदर सा लड़का उनके सामने में उस वक्त में आ जाए ना तो लड़कियां उस पर लट्टू हो जाती हैं। मैं जब ये बात सुना ना, ज्ञानी पुरुष के, ज्ञानी दोस्त जो मेरा था वो सब यही सब बता रहा था। अब मुझे कहने लगा कि तू ही तो सुंदर है, लंबा है, तगड़ा है, देखने में बहुत हीरो के माफिक लगता है, तो क्यों ना उनके सामने एक बार चला जाता है। अब देख तू, अगर उनके सामने गया ना तो हो सकता है कि वो लड़कियां तुम पर मोहित हो जाए, और फिर तुम अमीर बन जाओ, तुम्हारे पास धन दौलत की कमी नहीं है, और फिर तो जी भर के पौवा पियो, जो मर्जी करो, खर्चा करो, पैसे की कमी नहीं होगी, तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये बात मैंने अब ज्ञानी दोस्त के मुँह से सुना ना तो मुझे लगने लगा कि ये ज्ञानी सही तो कह रहा है, अगर भूत प्रेत हैं तो ऐसे ही होंगे। और इसके बाद मन ही मन मैं प्रोग्राम बनाने लगा था कि कब मैं उनसे मिलूंगा, लेकिन वो रात कब आएगी। मैं अब फिर उसी अपना जो खेत में छत था और वहाँ जाकर के मैं इंतज़ार करने लगा, लेकिन बात बनी नहीं। उस रात भी मैं बैठा रह गया था काफ़ी देर तक। अब 3 बजे के बाद मुझे नींद आई थी, लेकिन वो रात भी बिल्कुल खाली हो गई थी। अगली सुबह हुई ना तो मेरा भाई खेत में आता हुआ दिखाई दिया और कहने लगा कि पापा बुला रहे, चलो। मैं जब पापा का नाम सुना ना तो मैं डर चुका था, क्या फिर कोई किसी ने मेरी शिकायत तो नहीं लगा दी। अब ऐसे ही मेरे साथ में हो रहा था। जितने मेरे पुराने दोस्त थे ना अब एक तरह से दुश्मन बन चुके थे। पापा उनके पास जा जा के पूछते थे कि बताओ मेरे बेटे के बारे में। वो तो पहले मना करते थे, लेकिन जब पापा गुस्सा होते थे ना तो सच्चाई सारा उगल देते थे। अब मुझे आज भी शक था कि किसी दोस्त से उन्होंने इंक्वायरी किया होगा और उन्होंने सारा भेद खोल दिया होगा। आज भी मेरी खैर नहीं, लेकिन मुझे जाना था। मैं अपने भाई के साथ चल पड़ा। जब मैं अपने घर के अंदर आया ना तो पापा कुछ काम कर रहे थे, कुछ डायरी में लिख रहे थे और मेरी माँ उनके सामने खड़ी थी। जब मैं पापा के सामने जाके खड़ा हुआ तभी मुझे देख नहीं पा रहे थे, वो अपनी डायरी में उलझे हुए थे। माँ खांस रही थी, मतलब इशारा कर रही थी कि वो आ चुका है, जो बात करना है करो। वाकई में जब उन्होंने डायरी रख करके जब चेहरा ऊपर उठाया ना तो मेरे से कोई सवाल जवाब नहीं किया, धड़ाक से एक थप्पड़ मेरे गाल पर रख दिया और डांटते हुए कहने लगे, तू इतना अब तू नशेबाज हो चुका है, तू तो गांव में पूरी तरह से फेमस हो चुका है। मैं जिसके मुंह से तेरी इंक्वायरी करता हूँ और सब यही बात बताते हैं कि 1 साल से दारू पीता आ रहा है। तू तो मेरा नाम को मिट्टी में मिला दिया, तू सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। पापा मेरे पर बरस पड़े थे और इसके बाद मेरा स्वागत दोबारा से शुरू हो चुका था। मम्मी रोकना चाहती थी, लेकिन मम्मी को भी पापा डांट देते थे, तुम हट जाओ,
तुम हमारे बीच में मत पड़ो, ये लड़का तुमने खुद ही बिगाड़ रखा है, ज़रूर इसको तुम पैसा कौड़ी देती होगी, तभी तो ये सब खर्च करता है। पैसा कहाँ से आता है? कमाता तो धमाता तो है नहीं, तो सब तुम्हारा ही काम है। अब वास्तव में ये सब मम्मी मुझे खर्चा देती थी। मम्मी बहुत कोशिश किया कि आप मान जाओ, छोड़ दो, जवान बच्चा है, लेकिन पापा कहाँ, एक बार गुस्सा भड़क गया फिर तो किसी के काबू में नहीं आते थे। मुझे उस जगह से भागना ही पड़ा, जान बचानी पड़ी, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, मेरे साथ क्या कर देते। उनका गुस्सा जब आता था ना तो किसी के काबू में नहीं रहते थे, और वही मैंने किया। फिर मैं घर से भाग चुका था। अब मुझे लगने लगी कि अब मैं घर में जाना ठीक नहीं है, मुझे तो अब कहीं और जाना ही होगा, कुछ अपने लिए काम करना पड़ेगा, पैसा जुटाना पड़ेगा अपने खर्चे के लिए। अब तो माँ भी मुझे पैसा नहीं देगी, जैसा मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। वास्तव में मेरा मन बहुत उदास था। मैं अपने दोस्तों के पास गया ना तो सीधा मुझे देखते ही मना कर दिया, नहीं भाई, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत डांटा है, अब दोबारा उनसे डांट नहीं सुनना चाहता हूँ। जो भी दोस्त थे ना सब मुझे मना कर चुके थे, और एक तरह से मैं अकेला पड़ चुका था। अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, ना मेरे पास में पैसा, ना खाने का चीज़, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब घर से भी कोई मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे कुछ मिलने वाला है, माँ बिल्कुल नहीं देंगी, मुझे ऐसा विश्वास हो चुका था। मैं अपने उसी खेत में आ चुका था। सारा दिन मैं ऐसे ही बिताया था, कभी खेतों में घूम लेता, कभी उस शमशान में पहुंच गया था। मैं शमशान में जब गया ना तो वहाँ पर एक साधु जैसा बैठा, फकीर जैसा बैठा हुआ था। अब मुझे देख करके भड़क गया था, तुम जाओ यहाँ से, क्या करने आए हो इस जगह पर। अब मैं उल्टे पैर अब लौट चुका था। मैं उसका रवैया जो देखा ना तो वाकई डर गया था। वो मुझे देखते ही एकदम आग बबूला हो गया था। तुम्हें यहाँ पर आने को किसने कहा, जाओ यहाँ पर, नौजवान लड़के हो। इसके बाद मैं वहाँ से भी निकल आया था। अब आसपास के खेतों में घूमता और फिर अपने ट्यूबवेल के पास में आ जाता था। अब यही तो मेरा ठिकाना था। भूख लग रही थी, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आखिरकार दोपहर के बाद मेरा भाई अब कुछ बैग में रख करके लेके आ रहा था। जब मैंने देखा ना तो समझ गया था ये भोजन ही होगा, माँ ने चुपके से मेरे लिए भिजवाई है। अब वास्तव में थैले में भोजन ही था। कहने लगा, भैया माँ ने भेजा है। मैंने पूछा कि माँ ने कुछ पैसे उसे दिए कि नहीं। तब छोटे भाई ने बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, बस भोजन खा लो और मुझे जल्दी जाना है, नहीं तो पापा को पता लग जाएगा कि मैं तुम्हारे पास में गया हूँ। छोटा भाई भी डरा हुआ था। मैं जल्दी जल्दी अपना पेट भर लिया और इसके बाद बर्तन लौटा दिया। अब भाई से मैं पूछा कि क्या पापा आज भी नाराज़ हैं। और तब वो बात कहने लगे, हाँ बहुत गुस्सा है, अब तो मम्मी से भी बात नहीं कर रहे हैं, उनकी नाराज़गी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मम्मी तो कई बार अकेले में रोती रहती है। मैं मम्मी का दुख देख नहीं सकता था। अब मुझे लगने लगा कि सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं नशे का शिकार नहीं होता तो आज ये नौबत नहीं आती, ना ये घड़ी मेरे साथ में होती, ना मेरे माँ को दुख महसूस होता। मेरी वजह से ही माँ रो रही है। अब मेरे पिताजी मुझसे नाराज़ हैं। ये सब मेरी कमी है। मैं अबदारों को एक तरह से छोड़ना चाहता था, लेकिन जो लत लगी होती है ना, इतनी आसानी से छूटती नहीं। भोजन तो हो चुका था, भाई लौट चुका था, अब मेरे पास में कोई काम भी तो नहीं था। अब मैं खेतों में घूमता इधर उधर और फिर एक बार दोबारा से श्मशान में पहुंच गया था। अंदर नहीं गया था, बाहर ही। लेकिन अब वहाँ पर जिस जगह पर वो बूढ़ा आदमी दिखा था मुझे, अब दिखाई नहीं दिया। अब फिर मैं अपने खेत में आ चुका था। मैं रात हो गया ना तब मैं अपने छत पर आ चुका था। अब रात का भोजन मुझे मिला नहीं था और नींद मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी। अब मैं सारी रात कहूँ कि मैं भूखा सो नहीं सकता था, मुझे नींद ही नहीं आती थी खाली पेट में। अब मुझे लगने लगा कि आज सारी रात मुझे नींद नहीं आएगी। मैं छत पर बैठा हुआ चांद को निहार रहा था।
कभी इधर देख लेता, कभी उधर देख लेता। तभी इमली के पेड़ जो था ना, अचानक हिलने लगा था, तेज तेज का, मतलब आधी रात हो चुकी थी। जब हिलने लगा ना तो मेरी आंखें उसी चीज पर ठहर गई थी। अब फिर मैंने पीछे से देखा कि एक जवान लड़की पीछे से निकली और वो उसी मुंडेर पर पकड़ते हुए जिधर श्मशान का रास्ता था ना, उधर जाने लगे। यही पल मेरे लिए उचित था। आज वो अकेली भी थी। अब मैं तो छत से नीचे उतर चुका था। जैसा मेरा ज्ञानी दोस्त ने बताया था कि अगर तुम उसके सामने चले गए, तुम तो खूबसूरत हो, हीरो के माफिक दिखते हो, अगर वो तुम पर मोहित हो गई तो तुम तो धनवान बन जाओगे, तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं, ऐसी ऐश करोगे। मैं यही सोच करके कि चलो आज चल करके देखते हैं, अगर मेरा दोस्त का कहा हुआ बात सही है तो ऐसा ही होगा। हाँ, मैं जल्दी जल्दी अब उस मुंडेर पर पहुंच गया था जिधर से लड़की आ रही थी, शमशान जा रही थी। हाँ, मैं मुंडेर पर आकर के खड़ा हो गया था। मुझे डर नहीं लग रहा था, डर मेरे शरीर में बिल्कुल था ही नहीं। और वो सफ़ेद वस्त्र पहने अब चांदनी रोशनी में लड़की आती जा रही है। अभी तक उसने शायद मुझे देखा नहीं था। जब वो मेरे नज़दीक आई ना, बस थोड़ा सा ही दूरी थी, तभी एकाएक रुक गई। तब मैंने उसको साफ देखा था। गजब की सुंदर लड़की थी, हाइट भी अच्छी खासी थी और बाल खुले हुए, सफ़ेद कपड़ा उस पर जच रहा था, किसी राजकुमारी की तरह वो दिखाई दे रही थी। आंखें भी बड़ी बड़ी और मोहक सी आंखें थी और वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस मुझे घूरे जा रही थी। अब मैं उसके सामने खड़ा हुआ था, किसी मूर्ति की तरह, और वो मुझे घूर रही है, मैं उसे घूर रहा हूँ, लेकिन बातचीत ना वो कर रही है ना मैं कर रहा हूँ। ऐसा कुछ सेकंड, कुछ मिनट हुआ था और तभी वो लड़की मेरे तरफ आने लगी। जैसे ही आगे बढ़ने लगी ना, मेरा दिल धक 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 करने लगा। इतनी खूबसूरत लड़की देख करके किसका मन नहीं डोलेगा। हाँ, मैं तो जवान था, मेरे अब दिल भी धड़कता था प्यार के लिए। हाँ, खूबसूरत लड़की देख करके किसका दिल नहीं धड़केगा। जब वो पास आई ना तो एक सुगंध मेरे नाकों में पहुंच चुकी थी। वो सुगंध कैसा था मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो भी था ना, इतना बेहतरीन सुगंध, जैसे मैं उसमें खो चुका था। मुझे अब कोई नशा की जरूरत नहीं थी। जैसे ही सुगंध मेरे नाकों में पहुंचा ना, तो मुझे लगने लगा कि मैं कितनी बोतल दारू पी चुका हूं। मैं ऐसा ही अब महसूस कर रहा था। मैं उसी जगह पर खड़ा के खड़ा रह गया था, जैसे मैं नशे में हूं। अब पूरा नशा चढ़ चुका है, बोतल का नशा। और वो लड़की आई, मेरे नज़दीक आके खड़ा हो गई और फिर मेरे चारों तरफ घूम घूम करके मुझे देखने लगे। जब उसको पूरी तसल्ली हो गई ना, तब तक मैं ऐसे ही स्टेचू की माफी खड़ा हूँ। उस सुगंध ने जैसे मेरे पर कोई बड़ा जादू कर दिया था, जैसे उस जादू के अब मैं शिकार बन चुका था। और तभी तो मुझे लग रहा था कि मैं नशे में झूम रहा हूँ। बस मुझे मदहोशी मदहोशी लग रही थी और वो खूबसूरत लड़की को देख करके मेरे मन का प्रेम जाग चुका था। और वो तो बिल्कुल मेरे नज़दीक खड़ी थी। जब उसने चारों तरफ से मुझे घूम कर देख लिया ना, तो मेरे सामने आके खड़ी हो गई। और तब मैंने पहली बार उसके मुंह से कोई आवाज़ सुना था। वो कहने लगी, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, मेरा रास्ता रोकिए। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। और लड़की कह रही थी कि तुम मेरा रास्ता रोक के क्यों खड़े हो, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, इस रात में क्यों खड़े हो, क्या चाहते हो तुम। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मेरी तो जैसे बोलती बंद हो चुकी थी। और अचानक वो जो खुशबू थी ना, दोबारा उठने लगी थी। और खुशबू इतनी अब मादक थी कि मुझे मदहोश कर रही थी। मेरी आंखें लगने लगा कि अब नशे के शिकार हो चुका हूँ। अब मेरी आंखें बंद होती जा रही है। और उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि उस लड़की ने मेरा हाथ को थाम लिया।
और इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरे साथ में क्या हुआ। जब मुझे होश आया ना, तब मैं सुबह का टाइम था। अब जैसे जैसे ही आँख खुली तो मैं उसी इमली के पेड़ के जड़ के पास पड़ा हुआ था। हाँ, मेरे शरीर पर बहुत कम कपड़े बचे हुए थे। जब मैंने देखा ना, तो मैं एकदम सिहर सा गया था। पूरी रात का घटना मुझे याद आ गई थी और इसके बाद मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई थी कि ये सब मेरे साथ में क्या हुआ, वो लड़की मेरे साथ में क्या किया है। मैं सीधा भागता हुआ अपने ट्यूबवेल पे पहुंच चुका था। ये बात मैं लोगों को बताना चाहता था, अपने यार दोस्तों को, कि ये सब क्या हुआ। उस ज्ञानी दोस्त के पास जाना चाहता था और आखिरकार मैं कुछ देर अपना सोच विचार करके अपने कपड़े लत्ते सब सही करके और तब मैं खेत से निकल चुका था। उस ज्ञानी दोस्त के पास पहुंचा तो वो भी मुझे डांटने लगा था। अरे भाई, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिताजी ने मुझे आके धमका के गए हैं। अगर मेरा बेटा तुम्हारे पास में आएगा तो तुम्हारी खैर नहीं। नहीं बाबा नहीं, आप जाओ, आप जाओ, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। लेकिन मैं उसको समझाने लगा, दोस्त मेरी बात सुन, मैं तेरे पास में दारू पीने के लिए नहीं आया। तुम ऐसा बिल्कुल मत समझो। तुमने जो बात बताई थी ना, मैं उस बात को रात को अमल किया था। मैं उस लड़की के सामने चला गया था और इसके बाद जो घटना हुई मैं उस ज्ञानी दोस्त को बता दिया था कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ। जब मुझे होश आया ना, तो मैं अपने आप को उसी इमली के पेड़ के पास जड़ के नीचे गिरा पाया। मेरे शरीर पर नाम मात्र के कपड़े रह गए थे। जैसे ही ये बात बोला ना मैं ज्ञानी दोस्त को, तो मुझे बड़ी बड़ी आंखों से घूरता रह गया था। बोला, तू मजाक कर रहा क्या? मैंने बोला, नहीं दोस्त, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। अभी भी मेरे बातों पे विश्वास नहीं कर रहा था। अब मुस्कुरा के कह रहा था, मैं तेरा मजाक जानता हूँ दोस्त, तू जा जा भाई, मेरा पिंड छोड़। लेकिन मैं अब उसका हाथ पकड़ लिया और मैं अपने सर पर रख के कसम खाने लगा कि देख भाई, ये सब मेरे साथ में हुआ है रात में, तू विश्वास कर मेरी बात को। तू तो कहता था कि उस लड़की से दोस्ती होने के बाद में मेरे पास पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन मेरे पास तो अठन्नी भी नहीं है। और ऐसी ऐसी हालत मेरे साथ में हुई। उस लड़की ने मुझे कहाँ लेके गई, अब मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मैं जब होश में आया तो मेरे अपने कपड़े देखे तो बहुत सारे कपड़े कम थे। ये सब क्या हुआ है? और तुम्हारी बात तो बिल्कुल गलत निकली दोस्त। लड़की जरूर मुझे अब पकड़ के ले गई, लेकिन मेरे हाथ में तो अठन्नी भी नहीं आया जैसा तुमने कहा था। अब वो मेरा दोस्त देख करके आश्चर्य में डूब चुका था। अब कहने लगा, अरे सुनील, तू वास्तव में सच बोल रहा क्या? मैं बोला, हाँ भाई, कसम खिला दिया और तभी तुम्हें विश्वास नहीं है। वास्तव में मेरा हाथ पकड़ करके अब अकेले साइड में, खेतों के साइड में लेके चलने लगा। कहने लगा, इधर आ, कोई तेरी बात नहीं सुने। मैं जब अकेले हम लोग चले गए, रास्ते में चलते जा रहे थे और वो मेरे से सवाल पूछता रहा, तुझे जरा भी याद नहीं है कि वो लड़की तुझे कहाँ लेके गई थी? मैंने बोला, बिल्कुल याद नहीं है। मैं तो जैसे दारू का अब नशा में हो चुका था। जैसे वो सुगंध मेरे नाक से टकराई और मैं जैसे नशे में झूम रहा था। मैं तो अब अपने आप को देख ही नहीं पाया कि मैं कहाँ पर हूँ। जब आँख खुली तो इमली के पेड़ के नीचे। वास्तव में वो मेरी आंखों को घूर करके देखने लगा कि अपनी आंखें दिखा। आंखें देखा, नाखून देखा, बोलने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तेरे में तो कोई लक्षण ही नहीं है ऐसा कुछ। मैं पूछने लगा, कैसा लक्षण की तलाश कर रहा है तू? तब वो कहने लगा कि मैंने पढ़ा है और लोगों जो तांत्रिक लोग हैं उनसे मैं सब कुछ एक तरह से रिसर्च किया है। और वो कहते हैं कि जब कोई ऐसी आत्मा किसी को पसंद करती है ना, तो उसके शरीर में कोई ना कोई ऐसा पहचान आ जाता है, कोई संकेत आ जाता है। और तेरे में तो संकेत दिखाई नहीं दे रहा। जरूर तू झूठ बोल रहा है मेरे दोस्त, तू मनगढ़ंत कहानी बता रहा है। अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि जो मेरे साथ में हुआ था वही तू बता रहा था। अब मैं तो लालच में गया था
कि मुझे कुछ धन की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। हाँ, एक तरह से वो कहने लगा कि जा मेरे दोस्त, ऐसा लक्षण तेरे शरीर में दिखाई नहीं दे रहा जैसा मैं देखना चाहता हूँ। तू झूठ बोल रहा है, मुझे तू पका रहा है, अब जा, निकल जा। वो मेरा ज्ञानी दोस्त मुझे अब छोड़ चुका था, अपने घर के लिए लौट गया था। हाँ, मैं अब अकेला था उस जगह पर। अब क्या करना, अब तो मेरे पास में कुछ बचा भी नहीं था। आखिर मैं करूं तो क्या करूं। हिम्मत करके अपने घर की गली में गया था। मैंने ये लालच में गया था कि कोई मेरे घर से निकलेगा, छोटा भाई या माँ निकलेगी, तब मुझे देखेगी, जरूर मेरी मदद करेगी। भूखा प्यासा कैसे रहूँगा। माँ तो मुझे अब बहुत प्यार करती थी। आखिरकार मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। तभी मेरे बापू निकलते हुए दिखाई दिए, लेकिन संजोग था जिधर मैं था ना, उधर नहीं आ रहे थे, दूसरी तरफ जा रहे थे। और वही मौका मेरे लिए था जब बापू मेरे नज़रों के सामने से उज्ज्वल हो गए ना। अब मैं उनका पहनावा देखा था ना, तो जब इतना कपड़ा पहनते थे ना, तो उनको कहीं दूर गांव जाना होता था। अब मैं समझ गया कि ये जब लौटेंगे ना, तो दोपहर के बाद में या शाम तक लौटेंगे। जिस हिसाब से अपने आप को अब कपड़ा पहन रखा था, मैं समझ चुका था। इसके बाद मैं अपने दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। दस्तक दिया तो माँ ने आके कुंडी खोली। देखते ही मुझे अब हाथों में समेट लिया था। कहाँ था रे तू, कहाँ था रे। मेरी आंखों से भी आंसू आ चुके थे। माँ भी रो रही थी। फिर मुझे घर के अंदर ले गई। कहने लगी तेरे बापू अभी भी निकला है। मैंने बोला हाँ माँ, मैं सब कुछ देखा हूँ उनको जाते हुए, तभी तो मैं आया हूँ। माँ मुझे भूख लग रही है। माँ पराठे बनाई हुई थी। मुझे पराठे दिया, और वो पराठा जिसके लिए मैं नखरे करता था, आज भूख लगने के बाद वो अमृत के समान लग रहा था। मैं भरपेट उस आलू के पराठे को खाया। इसके बाद माँ कहने लगी कि देख तेरे बापू मान नहीं रहे, अब तो मुझे पैसा कौड़ी भी देना ही बंद कर दिए। सब कुछ अपने पास वो समेट करके अब तिजोरी में बंद कर चुके हैं। अब मेरे हाथ में उनकी चाबी भी नहीं है। मैं तेरा कैसे मदद करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे हाथ बिल्कुल खाली है बेटा। अब माँ रो रही थी, मैं भी रो रहा था, और छोटा भाई भी अब मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। अब छोटा भाई क्या कर सकता था। माँ के हाथ में अगर पैसा होता तो ज़रूर देती, लेकिन माँ ने अब बिल्कुल मना कर दिया था कि देख बेटा मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ, पराठा तेरे लिए मैं कुछ बांध देती हूँ, दोपहर में तो भोजन कर लेना। अब तो खेत में ही रुका हुआ है ना। मैंने बोला हाँ माँ, मैं खेत में ही हूँ। तब माँ कहने लगी कि मैं कोशिश करूँगी कि शाम को खाना तेरे पास पहुँचाऊँगी। अगर तेरे पापा जल्दी आ गए फिर तो मुश्किल हो जाएगा। अगर वो लेट आएंगे तो मैं कोशिश करूँगी तेरे भाई के हाथ से कुछ खाना पहुँचा दूँ। लेकिन मैं जब खेत में गया ना, अब तो मेरे से यार दोस्त सब कट चुके थे। जितने मेरी मंडली थी ना, मुझे देख करके भागने लगती थी। कोई भी मुझसे बात करने को तैयार नहीं था। सबको मेरे पिता का खौफ था कि अगर उन्होंने देख लिया ना, तो उनकी भी हालत वैसे ही करेंगे। सब डरते थे मेरे पिताजी से। अब मैं अपने आप अकेला हो चुका था। सारे दोस्त मित्र अब मेरे से छूट चुके थे। मैं तो किसी से अब कर्जा भी नहीं मांग सकता था, ना मुझे कोई देने वाला था। पैसे पैसे का मोहताज हो चुका था। मैं उसी छत पर गया। अब आराम तो वही करना था जब शाम हो चुकी, लेकिन भाई मेरा खाना लेकर के लौटा नहीं था। अब मैं भूखा प्यासा ही, अब चलो दिन में नाश्ता भी हो चुका था, दोपहर का भी खाना भी हो चुका था जो मैं लेके आया था। इसके बाद रात भूखे ही मुझे सोना पड़ रहा था। मैं बाट देख रहा था अपना छोटा भाई का कि आएगा आएगा, लेकिन अब रात का 10 बज रहा था। अब कहाँ से आने वाला। अब पिताजी तो घर में होंगे और उनकी डर से भाई घर से बाहर निकलेगा नहीं। भूखे प्यासे मैं छत पर पड़ा रहा। आज भी चांदनी रात थी। अब थोड़ा चांद का अब जो रोशनी था अब मध्यम पड़ चुका था, चांद दूर था। अब पहले दिन जो चांद था ना, मेरे सर के ऊपर में था। मतलब अब चांदनी कम हो चुकी थी। अब मैं अपने छत पर अब क्या करता, मेरे पास में कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं।
बस यहीं आराम करना था। लेकिन भूखे पेट नींद नहीं आ रही थी। और वो घटना मुझे याद भी आ रही थी कि मैं कल की रात में ऐसा मेरे साथ में हुआ, लेकिन अभी भी मेरे शरीर में ऐसा कोई डर नहीं था जैसा मुझे होना चाहिए था। और उस लड़के ने जो मुझसे बोला कि तेरे में वो कोई संकेत दिखता ही नहीं, कोई लक्षण ही नहीं है, इस तो तू झूठ बोल रहा है। मुझे अपने आप पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। क्या मैं सही में अब रात के टाइम उस लड़की से मिला था? लेकिन मैं जब सुबह उठा था ना, तो इमली के पेड़ के पास से ही पाया था। और तब मुझे यकीन होने लगा कि वो मेरा कोई ख्वाब नहीं है, कोई सपना नहीं है, ज़रूर यह हकीकत है। और आज मैं उस लड़की का इंतज़ार करने लगा। लेकिन अब आधी रात हो चुकी थी और कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा था। कोई भी आहट, कोई भी हवा का शोर दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा करते करते करीब 1.5 घंटा के आसपास बीत चुका था। आधी रात से ऊपर हो चुकी थी। तभी मुझे एक खुशबू जो कल रात की महसूस हुई थी ना, वो खुशबू मेरे आसपास में महकने लगी थी। और वो खुशबू का सोर्स क्या था मैं देख नहीं पाया था। हाँ, उस खुशबू को सूंघते ही, मेरे नाक में पहुंचते ही मुझे बेचैनी अब होने लगी थी, जैसे मैं नशा का सेवन कर रहा हूँ। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब मैं देखने की कोशिश करता था कि ये खुशबू उस लड़की के आने से होता है। जब वो लड़की मेरे नज़दीक आई थी ना, तभी ये खुशबू मेरे नाकों में पहुंची थी। लेकिन आज लड़की नहीं दिखाई दे रही है, तो ये खुशबू कहाँ से आ रहा है? इसका सोर्स क्या है? एकाएक अब वहाँ पर मेरे छत पर वो खुशबू इतना तेज फैल चुका था कि मुझे लगने लगा कि अब मैं क्या करूं। जिधर देखूं अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बस खुशबू फैला हुआ था। और खुशबू इतना तेज था ना कि जैसे मैं नशे में डूबता चला गया। और इसके बाद मैं, कहा जाए कि बेहोशी में या फिर नींद में सो चुका था। जब मुझे होश आया ना सुबह में, जब मैं जागा एक तरह से, तब जैसे मेरी हालात उस पेड़ के पास में हुई थी ना, वैसे ही छत पर हुई थी। मैं अपने आप को देख करके एकदम कांप गया था कि हे भगवान, ये क्या मेरे साथ में हो रहा है? क्या वो लड़की आज भी मेरे साथ में यहाँ पर आई थी? मैं अपने आसपास देखने लगा, कहीं धन दौलत तो नहीं है, कोई दे के तो नहीं गई है, लेकिन अठन्नी भी नहीं कहीं पर मुझे मिला। वास्तव में ये घटना जब मेरे साथ में घटी ना, तो मैं सोच में डूब चुका था कि कहीं मेरे साथ में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं होने जा रहा है जो बाद में मेरे लिए मुश्किल खड़ा हो जाए। डर गया था, बहुत डर चुका था। और इसके बाद मैं अपने कपड़े उपड़े पहन करके सीधा छत से नीचे उतरा। उसी ज्ञानी दोस्त के घर पहुंचा था और वो तो देखते ही मुझे भड़क गया था। तू फिर आ गया मेरे दोस्त, तू मेरे को पिटवाएगा, भाई तू जा यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करता। लेकिन मैं उसको आसानी से आज छोड़ने वाला नहीं था। मैं उसका हाथ पकड़ा और उसको घर से निकालता हुआ कि चल तेरे से कुछ बात करनी है। जब मैं एकांत में पहुंचा ना, तब मैं फिर वो सारा किस्सा बताया कि देख मेरे ज्ञानी दोस्त, जैसे तूने कहा था मैंने वैसे किया, लेकिन अठन्नी तो मेरी जेब में नहीं आई। फिर आज मैंने उस लड़की को देखा नहीं, इस छत पर ही मेरे साथ में ये सब हुआ है। वो खुशबू मेरे नाक में पहले टकराई, तब मैं बेचैन हो चुका था। मैं देखने लगा, लेकिन वो लड़की कहीं नज़र नहीं आई। फिर वो खुशबू इतनी मेरे नाकों में चढ़ी ना कि मुझे लगा कि मैं कई बोतल पी चुका हूँ। फिर मैं अपने आप पर कंट्रोल रख नहीं पाया, मैं बेहोश हो चुका था। सुबह उठा तो जैसे इमली के पेड़ के पास मेरी हालत थी, कपड़े सब ऐसे कम थे, वैसे यहाँ पर भी थे। तो ये सब क्या है मेरे दोस्त? तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? अब तू फंसाया है तो इस चीज़ से मुझे बाहर भी निकाल। देख, तू तो कहता था ना कि तेरे पास धन दौलत की कमी नहीं होगी। देख मेरे पास में अठन्नी चवन्नी भी नहीं है। जैसा तू बोलता था कि उस लड़की के सामने आते ही प्यार करेगी, तुझे धनवान बना देगी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ये मेरे साथ में क्या खेल खेल रही है? भाई मुझे इस पिंड से अलग कर, मुझे उस लड़की का साथ नहीं लेना है। मैं बहुत खौफ में, अब बहुत डरा हुआ था उस वक्त में।
ना जाने अपने उस प्यारे मित्र को मैं क्या क्या बोला था। उसको तो एक तरह से धमकी दे दिया था। अगर मैं ये बात अपने पिता से कहूँ ना तो पिताजी तुझे छोड़ेंगे नहीं। पिताजी का मैं हवाला दे चुका था। अब मेरे पिताजी के खौफ से वो डर गया था और कहने लगा तू घबरा मत, घबरा मत, अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है, मैं ज़रूर तेरे लिए ऐसा कुछ करूँगा, लेकिन मेरे साथ में चलना पड़ेगा। मैंने कहा जो करना है कर, लेकिन ये जो पिंड है ना मुझे छुड़ा दे। मैं ऐसे चक्कर में कभी फंसना नहीं चाहता। अब वास्तव में उस दोस्त ने मेरा साथ दिया था। मुझे एक बाबा के दूसरे गांव में ले गया था। बाबा के पास आज सारी बात बताया। बाबा उस लड़की पर नाराज हो गए। अरे तूने कहाँ अपने दोस्त को फंसा दिया था, वो तो चंडालिनी थी। चंडालिनी जो होती है ना वो पैसे कौड़ी नहीं देती, वो तो इसका खून पी रही है, इसके साथ रात बिता रही है और इसका शरीर का खून पी रही है। ये तो कुछ दिन में ऐसे ही सूख कर मर जाएगा। आज जब मैंने खौफ में था, इतना बात सुना ना तो और खौफ पड़ चुका था। बाबा सही कह रहे थे, वाकई मेरे शरीर में एनर्जी की कमी हो रही थी। 2 दिन से कमज़ोर पड़ रहा था। जो मेरी पावर थी ना, शक्ति थी, क्षीण हो चुकी थी। मैं अपने आप को महसूस भी कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मैं भरपेट खाना नहीं खा रहा, इधर उधर अब ज़्यादा दौड़ भाग कर रहा हूँ ना, इसीलिए हो रहा है। लेकिन अब सच्चाई मेरे सामने में आ चुकी थी। बाबा उस लड़के पर, जो ज्ञानी दोस्त था ना, उसको बहुत लताड़े और कहने लगे कि आज के बाद किसी लड़की को ऐसे उल्टी सीधी ज्ञान मत देना। तू अब देख तेरे ज्ञान की वजह से इस पर क्या बीती है। अगर ये लड़का तू यहाँ पर नहीं आता ना तो हो सकता है कि कुछ ही दिनों का मेहमान होता। और इसके बाद वो झाड़ फूंक करने लगे थे। घंटों लग चुका था और तब शायद उससे पिंड छूटा था। अब बाबा कहे कि कभी खेत में जाना भी मत, महीना 2 महीना, है ना। बहुत कुछ समझाए और तब मैं थोड़ा अपने आप को सही समझ रहा था। लेकिन अब ठिकाना कहाँ है। मैं समझ गया कि मुझे घर लौट जाना चाहिए। पापा से अब गिर कर के क्षमा मांगना चाहिए कि पापा मुझसे गलती हो गई है और मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। यही मेरे मन में दृढ़ संकल्प आ चुका था। अब फिर मैं अपने घर पर गया और पापा वो उस टाइम कुछ काम कर रहे थे। अब इसके बाद जैसे मुझे देखे ना तो उनकी आंखें एकदम फैल गई थी गुस्से में, और मुझे डांटते हुए जैसे थप्पड़ मारने के लिए दौड़े, लेकिन मैं उनके कदमों में गिर चुका था। माँ भी थी, छोटा भाई भी था। जैसे कदमों में गिरा और मैं रोने लगा कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती कभी करूँगा नहीं जीवन में, कसम खाता हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ। माँ भी कहने लगी अब तो छोड़ दीजिए ना, बच्चा सुधरने को आ रहा है तो सुधरने दीजिए ना। देखिए मेरी कसम खा रहा है, ये कभी मेरी झूठी कसम नहीं खाता, तो अब तो इसको मौका दीजिए। पापा अभी भी गुस्से में थे, लेकिन जब माँ ने समझाना शुरू किया ना तो आज पापा का मन जो डोल गया था। आप फिर कहने लगे कि देख, अगर ऐसी गलती मैंने कभी सुन लिया तो सोच लेना कि जो हाल मैं करूँगा। और उसके बाद से मैं नशे से दूर हो चुका था। अब अपने दोस्तों से भी दूर हो चुका था। जो आवारा दोस्त मुझे इस काम के लिए अब कहते थे कि आज पार्टी हो जाए, कुछ हो जाए, अब मैं उनके चक्करों में फंस जाता था। इसके बाद मैं ऐसा सुधरा ना कि मैं कभी दारू का हाथ भी नहीं लगाया, अपने खेत में भी नहीं जाता था। मैं साल भर तक अपने खेत के अंदर गया भी नहीं था, ना इमली के पेड़ के पास, ना शमशान के पास। जो बाबा ने बताया था कि उधर जाना भी मत 1-2 महीने, लेकिन मैं साल भी हो गया था ना, तभी मुझे उस जगह पर जाने पर डर लगता था। लेकिन उसके बाद वो सुगंध मेरे पास में नहीं आई, ना वो ऐसा कुछ मेरे साथ में हाल हुआ। अगर मैं सही टाइम पर अपने दोस्त के पास नहीं पहुंचता, उसको नहीं धमकाता, तो ना जाने मेरे साथ में क्या हुआ होता। तो दोस्तों, ये थी सुनील जी की अपनी आप भी थी। ये कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, मेरे नया चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। और दोबारा बता दूं, राज की कहानी और नीचे लिंक जो होगा ना,
हाईवे 33 पॉडकास्ट के नाम से। वही मेरा लिंक है, उस लिंक पर ज़रूर आप विजिट कीजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है ना, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में कल, इसी समय, इसी टाइम, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।